हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिज़िक्स मेंटोर, लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12th आरबीएससी एंड सीबीएसई की क्लासेस, फिज़िक्स क्लासेस। ठीक है, इस कड़ी में, हमारे फिज़िक्स क्लासेस कड़ी में हमारा आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का, जो कि है, देखिए, चैप्टर 1। मैंने हेडिंग लगा रखी है ऑलरेडी, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे गाइस। क्लियर है। हम कौन से चार्जेस की स्टडी करेंगे उसके बारे में आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी। नाम यहां पर सबसे पहला किसका आता है? इलेक्ट्रिसिटी। देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है बेटा? देखिए, फिजिक्स की टर्म्स में जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही है, इसका मतलब हम वहां पर क्या कंसिडर करते हैं? चार्ज। क्या कंसिडर करेंगे बेटा? चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, ठीक है, to study the concept and properties of charge। चार्ज की स्टडी। क्लियर है। चार्ज की स्टडी में हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी में हम क्या करेंगे? टू स्टडी द कंसेप्ट और एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कंसेप्ट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी टर्म को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से डिनोट करते हैं। जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आएगा, इसका मतलब आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आप वहां पर किसी ना किसी, ठीक है, स्टेट में चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही साथ चार्ज की प्रॉपर्टीज की। जब मैं आगे इसको फर्दर डिवाइड करता हूं तो इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट्स बनते हैं गाइस। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट्स बनते हैं। वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहला जो पार्ट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है बेटा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज टू स्टडी, इसको ब्लैक में ही ले लेते हैं, टू स्टडी द properties and concept of charges which are remains at rest। यही इसका मेजर पोर्शन है, ठीक है, यही इसका मेजर पार्ट है कि हम यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या स्टडी करते हैं? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस विच रिमेन्स एट रेस्ट। हम उन चार्जेस की स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो रेस्ट पर रहते हैं, और रेस्ट पर रहते हुए जिन जिन प्रॉपर्टीज को वो शो करते हैं, उन प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये शो करेगा? अगर आपका चार्ज जो है, ठीक है, वो रेस्ट पर है, तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? वो शो करता है, पहली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अदर, उसके बाद में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं चार्ज की, जो कि रेस्ट पे रहते हुए वो हमें शो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। तो बेसिकली जब हम चार्ज को रेस्ट पर स्टडी कर रहे होते हैं, या चार्ज की रेस्ट की स्टेट में हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम इन प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे होते हैं गाइस, जो कि हम आने वाले चैप्टर फर्स्ट 4 चैप्टर्स में करेंगे। आपके सिलेबस के फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक कंटिन्यू रहेगा आपके सिलेबस में। तो उसके अंदर हम स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद में जो देखिए सेकंड
कॉन्सेप्ट आता है इसका सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पार्ट इज योर डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? एज द नेम इंडिकेट्स, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज of charge. Yes, to study the properties of charges which are in motion. देखिए डायनामिक का मतलब यहां पर क्या हो जाता है? which are in motion. इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, which are in मोशन, ठीक है, मोशन, ठीक है। जब चार्ज मूव कर रहा हो, जब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा हो गाइस, तो फ्लो करते टाइम किन किन प्रॉपर्टीज को वो शो करता है, उन प्रॉपर्टीज की स्टडी या उस टाइम चार्ज की स्टेट की स्टडी को हम बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इसका अगर हम एग्जांपल देखना जाएं तो यहां पर इसका एग्जांपल होगा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी यहां पर थोड़ा स्पेस कम है, पर इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की दो स्टेट्स यहां पर पॉसिबल हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? टू स्टडी द कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको चार्ज की प्रॉपर्टीज या चार्ज के कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर वन इज डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज विच आर रिमेन्स एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, किस तरह के कॉन्सेप्ट शो करता है, उन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, जो कि एग्जाम्पल में यहां पर आपको दे रखे हैं। सिमिलरली उसके बाद में जो आपका सेकंड पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं विच आर इन मोशन। जब चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करता है, मोशन में होता है, तब हम वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है? सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो उसकी होती है वो होती है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आगे बढ़े तो बेसिकली हमारा जो अभी कंसर्न रहेगा फर्स्ट 4 चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो अभी का कंसर्न रहेगा, इस चैप्टर का कंसर्न रहेगा, वो किस पर रहेगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर रहेगा, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं रहेगा। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कब कहाँ आएगी बात? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी आपके चैप्टर नंबर 5 और 6 में, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे आगे जाकर के 5th और 6th नंबर चैप्टर में, वहां पर डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी के लिए हम किस पर फोकस करेंगे गाइस? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इट इज क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए, तो जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आपको क्लियर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, वो क्या आएगा? वो आएगा यहां पर चार्ज। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या आएगा? चार्ज। चार्ज क्या होगा वो हमें यहां पर जानने की जरूरत है। तो देखिए चार्ज की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मैं यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद में हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। It is the internal property of any matter due to which it exerts some additional attraction or repulsion force
अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स ऑन अदर बॉडी. It is the internal property of any matter due to which it exerts some additional attraction or repulsion force on other body. Clear है? इसका मीनिंग समझे आप. देखिए बेसिकली चार्ज क्या है. चार्ज इज नॉट अ फिजिकल थिंग. चार्ज कोई फिजिकल थिंग नहीं है. चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर पार्टिकल की. मैटर पार्टिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी मैटर. कोई भी मैटर का मतलब आप टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, फैन ले लीजिए, ह्यूमन बॉडी ले लीजिए. हर बॉडी बेसिकली क्या है? मैटर है. और हर मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, आप सब लोग जानते होंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हर मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है गाइस वो होता है एटम. हर मैटर जो है वो एटम से मिलकर के बना है. ठीक है. सबसे छोटी यूनिट जो है किसी भी मैटर पार्टिकल की वो क्या है? एटम है. जो तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो इस तरह से एटम होती है. ठीक है. और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एटम में एक पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस की फॉर्म में. ठीक है. और उसके आसपास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. ये किसका कंसेप्ट है? ये क्या है? ये आपका एक एटम स्ट्रक्चर है. जनरल एटॉमिक स्ट्रक्चर है. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये एक एटम का स्ट्रक्चर है. बीच में क्या है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और उसके इक्वल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. ये सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की. हर मैटर में आपको इस तरह के एटम्स जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे. अब इन एटम्स के अंदर देखिए दो टाइप के चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है. जब से कोई बॉडी जनरेट होती है, कोई बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है, तो उसमें ये एटम जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? तो देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलरेडी है. तो यहां पर हमें चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी को एडिशनल एक्सट्रैक्ट नहीं मतलब प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, इंजेक्ट नहीं करना पड़ता. ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो हर बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है. हर बॉडी के पास में ऑलरेडी एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ही होंगे. अब क्या होता है कि जब ये चार्जेस अपनी, ठीक है, एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी के पास में एक एडिशनल कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल कर सकती है. और ये एडिशनल कैपेबिलिटी कब आएगी? देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आपका ये जो एटम है ये अभी जनरली क्या है? ये अभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है. इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल एटम. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम का मतलब होता है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. जनरली किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे. जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, बॉडी अनचार्ज रहेगी. बॉडी कैसी रहती है? अनचार्ज. अनचार्ज मतलब इस बॉडी के पास में ऐसी कोई एडिशनल कैपेबिलिटी नहीं है कि ये किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके. क्लियर है? तो ये अब इसको अनचार्ज है तो इसको चार्ज कैसे किया जाता है? इस बॉडी को चार्ज करने का सबसे बेसिक मेथड जो है, ठीक है, बेसिक मेथड, अभी हम आगे जाकर के डिटेल में भी बात करेंगे. बेसिक मेथड ऑफ चार्जिंग, सबसे बेसिक मेथड की बात कर रहा हूं. बेसिक मेथड ऑफ चार्जिंग इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इसे बोलते हैं गाइस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जब मैं किन्हीं भी दो मैटर बॉडीज को आपस में नियर में लाता हूं, ठीक है, और उन्हें हम क्या करते हैं? रब करते हैं. क्या करते हैं? रब करते हैं. मतलब फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं हम उनके बीच में. तो आपने छोटी छोटी क्लासेस में ये एग्जांपल्स ऑब्जर्व किए होंगे कि जब हम हमारे ड्राई एयर से किसी स्केल को, रूलर को या फिर कॉम को रब करते हैं और उसके बाद में उस रूलर को क्या करते हैं? छोटे छोटे पेपर पीसीस के पास में लेकर जाते हैं, तो वो रूलर जो होता है वो पेपर पीसीस को अट्रैक्ट कर लेता है. क्लियर? सबने ऑब्जर्व किया होगा. ये बहुत ही बेसिक फिनोमेना है. दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. क्या होता है कि आपके हेयर्स और आपका जो रूलर है वो दोनों मैटर बॉडीज हैं. दोनों के पास में अपने अपने एटम्स हैं. मेरी बात समझिएगा बच्चों, दोनों क्या है? मैटर बॉडीज हैं. दोनों के पास में अपने अपने पर्सनल सेपरेट एटम्स हैं. जब हम इन दोनों एटम्स को नियर अबाउट ला करके क्या करते हैं?
रब करते हैं तो रब करने से हीट जनरेट होती है इनके बीच। क्या जनरेट होती है? हीट। एंड वी नो दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज व्हाट? हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है वो किसको मिलती है? ये एनर्जी मिलती है आपके एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। जैसे देख लीजिए, मैं दोबारा यहां पर एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये मान लीजिए कि किसी एक मैटर का एटम है, ये इसके अंदर के क्या हैं? शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज कर दिए कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? इस एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 10 ही क्या है? प्रोटॉन्स हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 10 ही क्या है बेटा? 10 इसके पास प्रोटॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। अब मैं क्या करता हूं, इसके नियर अबाउट एक दूसरा एटम कंस्ट्रक्ट करता हूं। इसी तरह से एक दूसरा मैटर पार्टिकल लेकर आ रहा हूं। मैटर पार्टिकल लाने का मतलब क्या है कि मैं यहां पर एक दूसरा एटम लेकर आ रहा हूं। तो इस तरह से एक दूसरा अनदर एटम यहां पर आ जाएगा, आ गया। इसके पास में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ प्रोटॉन्स होंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 15 ही प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इनिशियली ये दोनों एटम्स कैसे होंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। इनिशियली क्या होगा? ये दोनों एटम्स जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। बात समझ आ रही है मेरी? जब हम इन्हें क्या करेंगे, आपस में फ्रिक्शन करेंगे, रब करेंगे। रब करेंगे बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उठ करके मान लीजिए ट्रांसमिट हो जाएगा। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जितनी आप ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी को गेन करके। जब आप इसे रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एक एटम का, उसे हीट एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देता है। ब्रेक करके वो ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सपोज कीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गया इस तरफ। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसमिट हो गया तो अब यहां पर क्या कंडीशन रह गई बेटा? अब यहां पर कंडीशन रह गई दैट देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टिल 10 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स यहां से इमिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपने पढ़ा होगा बहुत ही ज्यादा हाई न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड रहते हैं। हाई न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड रहते हैं। इन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से निकालना इतना इजी नहीं है, इतना इजीली पॉसिबल नहीं है कि आप हल्की सी थर्मल एनर्जी इनको प्रोवाइड करेंगे और ये अपना ऑक्टेट जो है वो छोड़ करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर किसको बाहर निकालना पॉसिबल है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना इजीली पॉसिबल है। और कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां तक की कंडीशन आपको समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या सिचुएशन हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए एंड 10 प्रोटॉन्स रह गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गया। अब यहां पर आए, यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुआ तो यहां पर नई सिचुएशन क्या राइज होगी? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16, बट प्रोटॉन्स अभी भी है 15। प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं आपके पास? 15। ठीक है ना? बात समझ में आई बेटा? प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं? 15। तो ये कंडीशन यहां पर जनरेट हो गई। मतलब अब क्या हुआ? ये फ्रिक्शन की वजह से दोनों की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाली स्टेट थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। दोनों बॉडीज की, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाली स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, देखिए यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन्स को 9 प्रोटॉन्स जो है वो क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, बैलेंस्ड कर देंगे। 9 इलेक्ट्रॉन्स को 9 प्रोटॉन्स न्यूट्रलाइज कर देंगे या बैलेंस कर देंगे। वेयर एज यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और 15 प्रोटॉन्स हैं, तो यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन्स 15 प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस बॉडी पर क्या रह जाएगा? इस बॉडी पर एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा अकेला, जो किसी नेगेटिव से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। उसके रिजल्ट में बेटा यहां पर क्या होगा? उसके रिजल्ट में इस पूरी बॉडी पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और उस डेफिशिएंसी की वजह से एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो गया, जो कि किसी नेगेटिव चार्ज से बैलेंस नहीं होगा। इस वजह से ये बॉडी कैसी हो गई? दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी आपकी किस तरह से हो गई? ये बॉडी आपकी कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी।
तो देखिए यहां पर ये चार्ज जो है वो क्रिएट हो चुका है। वेयर एज दूसरी जगह हम बात करें तो यहां पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसमिट हो गया, तो यहां पर 15 प्रोटॉन्स और 15 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो गए, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेस में रह गया जो किसी पॉजिटिव से बैलेंस नहीं होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस पूरी बॉडी पर एक क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल अमाउंट में, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा। क्या मेरी बात यहां पर आपको समझ में आई? ये बॉडी देन क्या कहलाएगी? दिस बॉडी इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये बॉडी देन कहलाएगी बेटा नेगेटिव चार्ज बॉडी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो इस तरह से ये कंसेप्ट होगा चार्ज का। तो चार्ज में जब तक ये जो प्रॉपर्टीज, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक एक्टिव नहीं होगी बॉडी में, बॉडी क्या कहलाएगी? अनचार्ज कहलाएगी। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जनरेट हो जाती है बॉडी में, बोथ द बॉडीज विल बिकम चार्ज्ड। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी, एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में होगा वो नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, और ये आपके चार्ज की डेफिनेशन होती है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। ओके, तो बेटा ये डेफिनेशन हो गई चार्ज की। क्या डेफिनेशन दी हमने चार्ज की? दोबारा से एक बार मैं बताऊंगा आपको। इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। जब तक ये प्रॉपर्टी एक्टिव नहीं होगी बॉडी के अंदर, बॉडी के पास में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी नहीं आएगी। बट एज सुन एज पॉसिबल दिस प्रॉपर्टी जनरेट्स और एक्टिव इन अ बॉडी will get an additional capability to attract and repel some other bodies other than the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो बॉडीज, मास बॉडीज के बीच में अप्लाई होता है, लेकिन जब बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा बॉडी में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस अप्लाई करने की कैपेसिटी आ जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। यहां पर बात करते हैं, इसको पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए यूनिट ऑफ चार्ज, नेक्स्ट बात आती है यूनिट ऑफ चार्ज की। हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। किसी भी बॉडी पर जब चार्ज जनरेट होगा तो उसको किसी ना किसी यूनिट से आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है, ठीक है, शो करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट बेसिकली आपके इस फॉर्मूले से आती है जो हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, I = Q/T। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, करंट = रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T। यहां से Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा आपका I × T। इट इज क्लियर टू ऑल? Q क्या हो जाएगा यहां से? I × T। देखिए यहां पर I जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, और T जो है वो क्या है? टाइम पीरियड। इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम पीरियड बोथ आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? इनकी अपनी अपनी क्या होती है? यूनिट्स होती है। तो वो यूनिट किसको मिल जाती है? चार्ज को। तो चार्ज की यूनिट हो जाती है यहां पर एम्पियर × सेकेंड। इट इज क्लियर टू यू? चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? एम्पियर × सेकेंड। इस एम्पियर × सेकेंड को ही हम क्या करते हैं? एम्पियर × सेकेंड को ही हम जो है लिखते हैं कूलम। एम्पियर × सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं? कूलम, ठीक है। बेसिक, दिस इज दी SI यूनिट। ये कौन सी यूनिट है? ये SI यूनिट है किसकी? चार्ज की। चार्ज की SI यूनिट हो जाएगी कूलम, जो कि एम्पियर × सेकेंड का ही क्या है? एक एब्रिवेशन है, ठीक। चलिए, तो चार्ज की SI यूनिट यहां पर क्लियर है आपको। इसके अलावा चार्ज की CGS यूनिट भी होती है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की CGS यूनिट जो होती है, पहली CGS यूनिट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरे वर्ड्स में ESU, दूसरे वर्ड्स में इसे कहा जाता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU। ESU मींस ESU
या फिर स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम किसी भी नाम से हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं। ये तीनों ही जो है ये आपकी सीजीएस यूनिट के नेम्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू या स्टेट कूलाम। क्या वैल्यू होती है ईएसयू की बेटा? 1 कूलम, ये कन्वर्जन आपको लोग याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है, ठीक है। 1 कूलम जो होता है आपका वो किसके इक्वल होगा? 3 × 10⁹ ESU। फिक्स है, आपको याद रखना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है। ये कन्वर्जन 1 कूलम की वैल्यू ESU में कितनी होती है? 3 × 10⁹ ESU। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ देखिए इसी तरह से ये तो हमने एक पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस यूनिट एक और होती है, सीजीएस यूनिट एक और होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, इसका एब्रिविएशन हो जाएगा EMU। दिस इज अनदर सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरी सीजीएस यूनिट है और ये वैल्यू कितनी होती है? 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। यहां पर इसका जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जन कितना हो जाएगा गाइस? यहां पर इसका कन्वर्जन होता है, देखिए 1 कूलम की वैल्यू जो होती है वो 1/10 EMU के इक्वल होती है। 1/10 EMU के इक्वल होने का मीनिंग क्या है? दैट 1/10 EMU के इक्वल होने का मीनिंग क्या है कि 1 EMU इज इक्वल्स टू 10 कूलम। 1 EMU किसके इक्वल हो गया बेटा? 10 कूलम के इक्वल हो गया। मतलब एक सीजीएस यूनिट, कौन सी वाली? एक सीजीएस यूनिट ESU जो है वो कूलम से छोटी है, वेरएज एक सीजीएस यूनिट EMU ये एक कूलम से बड़ी है, ठीक है। EMU इज ग्रेटर देन 1 कूलम और ESU इज लेस देन 1 कूलम। बात समझ में आएगी आपको? ये चीज ध्यान रखें। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं ESU और EMU में। हमने CGS 2 यूनिट्स पढ़ी हैं, वन इज ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट एंड अदर इज EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक यूनिट जो है वो कूलम से छोटी है, या मैं कह सकता हूं कि 1 कूलम की वैल्यू 1 कूलम की वैल्यू आप इस तरह से ध्यान रखिए, एक बार तो क्या आएगी, एक जगह तो एक यूनिट से तो बड़ी है और दूसरी सीजीएस यूनिट से छोटी है, इस तरह से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये हो जाएंगी आपकी सीजीएस यूनिट्स। उसके बाद में मैं थर्ड यहां पर लिख रहा हूं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं आप इसे। चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होगी? चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट इनमें से कोई भी नहीं है। चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट इनमें से कोई भी नहीं है बेटा। चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो उसे हम बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे। चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट इज 1 फैराडे। क्या वैल्यू होती है 1 फैराडे की? 1F is equals to 96,500 कूलम के इक्वल होता है। 1 फैराडे बिकम्स इक्वल टू 96,500 कूलम। ये आपकी चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। अगर मैं 1 फैराडे को डिफाइन करना चाहूं तो किस तरह से करूंगा बेटा? 1 फैराडे का मतलब हो गया दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस। नंबर ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस कैसा मतलब? देखिए चार्ज की वैल्यू, अगर आपके पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनका चार्ज अगर मैं क्या कर दूं,
आपस में ऐड कर दूं तो वो वैल्यू बन जाती है मेरी 1 फैराड। 1 मोल का मीनिंग क्या होगा बेटा, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में। 1 मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर 1 मोल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी ली गई है, एवोगाड्रो नंबर ली गई है, और उन एवोगाड्रो नंबर से एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। हम अभी इसके बाद में लिखेंगे भी। 1.6 10 टू द पावर -19 होता है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 6.02 10 टू द पावर 23, आई थिंक कुछ यही होती है। 6.02 10 टू द पावर 23, ठीक है, 23, 6.02 10 टू द पावर 23, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 10 टू द पावर -19 से, तो जो आपके पास में चार्ज की वैल्यू आती है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये लगभग 96,500 कूलम्स ही आती है। मेरी बात समझ में आई है आपको? ये डिफाइन इस तरह से आप कर सकते हैं 1 फैराडे चार्ज को। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। तो ये हो जाएंगी बेटा यूनिट्स ऑफ चार्ज। क्लियर है? देख लीजिए, किसी तरह का कोई डाउट हो तो इसमें दोबारा से अच्छे से इसको रीड करिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, आई होप आपको किसी तरह का डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट जो हम क्लास यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, ये आपकी यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगी। चार्ज की ये सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी यूनिट्स होती हैं। देखिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये तो क्या हो गई, सबसे पहले ऐसा यूनिट हो गई चार्ज की, दोबारा से रिवाइज करते हैं, कूलम। देन उसके बाद में सीजीएस यूनिट, हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, सीजीएस यूनिट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह की यूनिट्स आती हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको ईएसयू या स्टेट कूलम कहा जाता है। उसकी वैल्यू 1 कूलम की कितनी होती है, 3 × 10 टू द पावर 9 ESU। एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे EMU कहा जाता है। EMU 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। ये इनका कन्वर्जेशन होता है। ठीक है, कन्वर्जन। देयरफॉर 1 EMU बिकम्स 10 कूलम। तो आप इसको याद कैसे करेंगे कि एक सीजीएस यूनिट 1 कूलम से छोटी है और दूसरी सीजीएस यूनिट 1 कूलम से बड़ी है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जब चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट की बात आती है तो वो 1 फैराडे के इक्वल होता है गाइस। 1 फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम के इक्वल होती है। ठीक है, क्या है 96,500 कूलम, किसकी वैल्यू है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। 1 मोल का मतलब होता है आपका एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में यही चार्ज की वैल्यू आती है, विच इज 1 फैराडे। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ मैं लिखता हूं, देखिए यहां पर सम स्मॉल यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ स्मॉल यूनिट्स पर हम बात करते हैं बेटा। चार्ज की स्मॉल यूनिट्स, देखिए पहली हो जाती है, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम। म्यू का मतलब होता है माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 कूलम। सिमिलरली 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 टू द पावर -3 कूलम। थर्ड इज 1 नैनो कूलम, नैनो NaNO, नैनो कूलम, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -9 कूलम। एंड अनदर वन इज 1 पीको कूलम। पीको कूलम की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12 कूलम। क्लियर है?
ये जनरली मोस्ट कॉमन स्मॉल यूनिट्स ऑफ चार्ज हो जाती हैं, चार्ज की स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, जो जनरली यहाँ पर हमारे यूज में आती है। 1 माइक्रोकुलम, 1 मिलीकुलम, 1 नैनोकुलम एंड 1 पिकोकुलम। तो गाइज यहाँ पर चार्ज की जो यूनिट्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है आज हमने वो जाना, और चार्ज की यूनिट्स क्या क्या होती हैं वो जाना, और इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो जाना। क्लियर है? ओके। तो देखिए यहाँ तक हमारी आज की फर्स्ट क्लास रहेगी, बाकी का डिस्कशन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।